पुनेश स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, दिख रही है। हम्म। कल हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा था, ये सारे कॉन्स्टेंट्स। और इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में सबने एक एक करके बताया था कि क्या प्रॉब्लम्स हमें रियल वर्ल्ड में फेस करते हैं, तो हम इन कॉन्स्टेंट्स को यूज कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्स्टेंट्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर अप्लाइड टू अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम टू इम्प्लीमेंट a concept. For example, not null constant is used. It ensure that a column cannot have a null value. यूजर अगर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट जो होती है वो नल वैल्यू होती है, लेकिन अगर हम किसी कॉलम को मैंडेटरी बनाना चाहते हैं कि यूजर उसकी वैल्यू प्रोवाइड करे ही, तब हमें उसके आगे नॉट नल मेंशन करना पड़ता है। इन अ सिमिलर मैनर यूनिक इज also another constant that ensure that all the values in a columns are different. सारी वैल्यूज यूनिक हो, रिपीट ना हो। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें नल अलाउ हो सकता है। तो अगर नॉट नल और यूनिक हम दोनों एक साथ लिख दें तो वो एक प्राइमरी की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ एट्रीब्यूट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट that is responsible to identify a relation, that is responsible to identify each row of a relation. ये हमारा प्राइमरी की काम करता है। प्राइमरी की तरह ही फॉरेन की भी है, बट फॉरेन की जो होता है वो हमारी टेबल से डेराइव नहीं होता है, वो किसी दूसरी टेबल से, पेरेंट टेबल से डेराइव होके आता है हमारे पास, और हमारी टेबल के अंदर वो एक प्राइमरी की का रोल अदा करता है। So that behaves like a primary key, but this is not a primary key. This is a foreign key because that particular attribute is derived from some another table. In a similar manner, one another constant name is check. Check constant is responsible to check the activity of a particular column. अगर हमने मेंशन कर दिया कि किसी कॉलम में ये रेंज ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, तो उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू उसमें नहीं आएगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का काम जो होता है वो चेक का होता है। और यूजर अगर ये डिसाइड करे कि अगर यूजर कोई वैल्यू ना प्रोवाइड करे तो नल की जगह कोई डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए, तो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट। एंड इंडेक्स इज आल्सो यूज्ड। आप लोग पेजेस में इंडेक्सेस का जो रोल देखते हैं, जैसे आपकी बुक में जो इंडेक्स का क्या रोल होता है कि आप ये देख लें कि कौन सा डेटा किस पेज नंबर पर मौजूद है, बिल्कुल इंडेक्स का काम भी हमारा उसी तरीके से। ये हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था। इट इज यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वेरी क्विकली। आपके पास एक बल्क डेटा है जिसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, एंड आप पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उस केस में हमारा जो इंडेक्स होता है वो बेनिफिशियल होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम बल्क अमाउंट ऑफ डेटा, और वो वेरी क्विकली उस डेटा को रिट्रीव कर देता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें एक टेबल बनाई हुई है, पर्सन, आईडी, इंटीजर, नॉट नल और प्राइमरी। अगर आपने प्राइमरी की लिख दिया तो नॉट नल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट नेम वेरकेर नॉट नल, इसका मतलब हमें आईडी और लास्ट नेम तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। फर्स्ट नेम, एज, सिटी। सिटी अगर कोई प्रोवाइड नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट जो उसकी सिटी होगी वो जयपुर होगी। और अब हम एक चेक कॉन्स्टेंट लगाने जा रहे हैं। कॉन्स्टेंट का नाम है CHK_person, और जो चेक कांस्टेंट है उसमें ये लिखा है हमने कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए। अगर एज यूजर 18 से लेस देता है तो फिर वो रन नहीं करेगा, फिर वो प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरीके से हम डिफॉल्ट कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट, नॉट नल कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट और फॉरेन की कांस्टेंट्स को अपनी टेबल के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। प्राइमरी की जो हम लोगों ने किया है वो एक कॉलम के ऊपर किया है। अगर एक से ज्यादा कॉलम्स मान लीजिए आपके हैं, आईडी और लास्ट नेम दोनों को मिला के बनाना है, तो लास्ट में आप आईडी कॉमा लास्ट नेम ब्रैकेट में और उसके आगे आप प्राइमरी की लिख देंगे, तो वो दोनों टेबल को मिला के भी बना देगा प्राइमरी। जैसे नेक्स्ट वाली टेबल आप देखिए, ऑर्डर। ऑर्डर वाले में ऑर्डर आईडी इंटीजर नॉट नल, ऑर्डर नंबर इंटीजर नॉट नल, पर्सन आईडी इंट। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये जो पर्सन आईडी है ये जो है वो हमारी इस आईडी से रिट्रीव होके आ रही है, यहां से ऊपर से। तो प्राइमरी की जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑर्डर आईडी, लेकिन जो फॉरेन की होगी वो पर्सनल आईडी होगी। फॉरेन की पर्सनल आईडी होगी। इस टेबल में हम उसे पर्सनल आईडी नाम से जान रहे हैं, जो रेफरेंसेस जो रिट्रीव होके हमारी आई है पर्सन
टेबल से। देखिए ये हो गया हमारा टेबल का नाम और ये हो गया वो नाम जो हमारे उस टेबल में उस पर्टिकुलर कॉलम के नाम को हम लोग यूज कर रहे हैं। आई रिपीट, फॉरेन की का सिंटेक्स ये होता है कि आप पहले फॉरेन की लिख लो, फिर ब्रैकेट में आप पर्सनल आईडी मतलब जो नाम आप यूज उसमें कर रहे हैं वो वाला नाम यूज करेंगे, फिर आप रेफरेंसेस लिखेंगे, रेफरेंसेस इज अ कीवर्ड, फिर उस टेबल का नाम और ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम जो मेन टेबल से आप रिट्रीव कर रहे हैं। तो रेफरेंसेस के बाद पेरेंट टेबल और पेरेंट कॉलम का नाम रहेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि जो कॉलम का नाम वहां हो वही नाम यहाँ पे हो। जैसे वहां आईडी नाम था तो हमने यहाँ पर उसको पर्सन आईडी नाम से क्रिएट किया है, बट हमें ये बताना पड़ेगा कि ये वही रिकॉर्ड है जो हमारा उस टेबल से रिट्रीव होके आएगा। तो इस तरीके से हम फॉरेन की को भी रिट्रीव कर सकते हैं। उज्जवल क्लास में टाइम से आइए, क्लास का टाइम 9 बजे का, आप 9:15 पे आ रहे हैं। उसके बाद हमारा डेटाबेस में डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स हैं इन MySQL। Alter table, the SQL alter table command is used to add, delete, modify columns in a existing table। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी कॉलम अल्टर टेबल में कॉलम को ऐड करना हो, डिलीट करना हो, मॉडिफाई करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑल्टर टेबल कॉन्स्टेंट्स को भी ऐड करने का काम करता है, कॉन्स्टेंट्स को भी ऐड और डिलीट करता है, ड्रॉप करता है। ये देखिए कैसे। द फॉलोइंग सिंटेक्स ऑफ एन ऑल्टर कमांड टू ऐड, अगर मान लीजिए आपने किसी टेबल को बनाया और बनाते समय आप लोगों ने किसी कॉलम को नॉट नल घोषित नहीं किया, नॉट नल नहीं बनाया, और आप बाद में ये महसूस करते हैं कि ये कॉलम नॉट नल होना चाहिए था, तो उस टेबल को बनने के बाद भी आप उसको नॉट नल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाई कमांड। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, कॉलम का नाम, डेटा टाइप और नॉट नल। इसका मतलब आप वहां पे कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं और अब वो कॉलम जो होगा वो नॉट नल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, द बेसिक सिंटेक्स ऑफ ऑल्टर टेबल टू ऐड यूनिक कांस्टेंट। यूनिक कांस्टेंट को भी आप ऐड कर सकते हैं। एक तरीका तो मैंने ये बताया ऐड करने का, कांस्टेंट सीधा उसके नाम के आगे लिख दीजिए। और एक तरीका ये होता है कि हम कांस्टेंट का नाम क्रिएट कर दें। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड, ऐड की हेल्प से जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है कांस्टेंट, और जो माई यूनिक कांस्टेंट है वो उस कांस्टेंट का नाम है। और फिर हम जो कांस्टेंट उसमें ऐड कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन लिखेंगे यूनिक, और जिस जिस कॉलम पर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, अगर एक कॉलम पर तो एक कॉलम रहेगा, दो कॉलम में है तो कॉमा करके उसको हम सेपरेट करके कर दें। तो ऐड की हेल्प से भी हम कांस्टेंट्स को ऐड कर सकते हैं, जो आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ। अगर आपको चेक कांस्टेंट को इसी ऐड की हेल्प से ऐड करना है तो सिमिलर मैनर में ऐसे ही आप चलाएंगे, ऐड कांस्टेंट, ये दोनों तो एक तरीके से कीवर्ड मान लीजिए। फिर उस कांस्टेंट का नाम, ये माई यूनिक कांस्टेंट लिखा है, कोई जरूरी नहीं कि आप यही नाम लिखें, कोई भी नाम दूसरा लिख सकते हैं, माई कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। चेक और जो कंडीशन है, कंडीशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एज के ऊपर, या जो सिटी है वो सिटी इन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसी तरीके से आपको ऐड प्राइमरी कांस्टेंट करना है तो ऐड कांस्टेंट तो लिखा ही जाएगा, फिर उस कांस्टेंट का नाम रहेगा, जैसे इसमें है कांस्टेंट का नाम माई प्राइमरी की, और फिर आप लिखेंगे उस कांस्टेंट का नाम प्राइमरी की, और जिस कॉलम के ऊपर, एक कॉलम के ऊपर है तो एक, और एक से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर है तो ये तो ऐड की हेल्प से आपने कांस्टेंट को ऐड कर लिया। अगर इसी तरीके से आपको ड्रॉप करना है तो आप कीवर्ड यूज करेंगे ड्रॉप कांस्टेंट, ड्रॉप कांस्टेंट। और अब फायदा ये है कि जब आप ड्रॉप कांस्टेंट लिखेंगे तो जो नाम आपने उस समय उसका बनाया था केवल उसको लिख दीजिए, माई यूनिक कांस्टेंट। तो माई यूनिक कांस्टेंट चाहे यूनिक का हो, चेक का हो, प्राइमरी का हो, किसी का भी हो, वो ऑटोमेटिकली उस कांस्टेंट को डिलीट कर देगा। यही कारण है कि हम उस कांस्टेंट का नेम क्रिएट करते हैं। तो ये सारा डील हो गया कि अगर आप कांस्टेंट को ऐड करना चाहें या आप कांस्टेंट को ड्रॉप करना चाहें तो किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड आप कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। अगर इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे सेशन कंटिन्यू करूं। सर ये माई यूनिक कांस्टेंट ये वाला सर थोड़ा सा एक बार और, जो लास्ट में बताया है ड्रॉप करने का,
नो सर, ये जैसे लिख बेटा वो नाम है कांस्टेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किया ना वहां पे, तो उस यूनिक कांस्टेंट को आप एक नाम दे रहे हैं, माय यूनिक कांस्टेंट। और जब आप ड्रॉप करेंगे तो आपको पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप केवल उस कांस्टेंट के नेम से उसको डिलीट कर लेंगे। इससे पहले हम कांस्टेंट को नेम नहीं दे रहे थे, सीधा हम कॉलम का नाम लिखते थे, डेटा टाइप लिखते थे, साइज लिखते थे और वहां कांस्टेंट लिख देते थे। लेकिन ऑल्टर टेबल में जब आप कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो वहां पर आप ऐड कांस्टेंट कीवर्ड के साथ उस कांस्टेंट को एक नाम प्रोवाइड करेंगे, एक नेम प्रोवाइड करेंगे, आइडेंटिफायर वैल्यू, और फिर उस कॉलम को डिफाइन कर देंगे। और अगर आपको डिलीट करना होगा तो केवल उस नेम से आप उसको डिलीट कर देंगे। ये जो माई यूनिक कांस्टेंट लिखा है, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड नेम। You can choose any name that should be a valid identifier according to the SQL format. क्लियर है? सर आप, यस सर क्लियर। हाँ, और कुछ पूछना हो किसी को? ये जो मैंने आपको ऊपर वाला सिंटेक्स बताया है, ये इसके ऊपर बताया था अभी, ये वाला, इसको आप लोग माई एसक्यूएल एडिटर आप मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एडिटर है, माई एसक्यूएल की क्वेरीज रन करा सकते हैं। अगर आप जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन कैसे क्वेरी रन होती है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कम से कम क्रिएट टेबल में सारे कॉन्स्टेंट को एक बार जरूर चेक करिएगा। ये पीडीएफ ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर्ड है। ये बिल्कुल सेम यही सिंटेक्स ले जाके आपको रन कराना है। मैंने माई एसक्यूएल एडिटर पर एक ऐसा ही कोड पहले ही रन करा दिया है, आपको मैं स्क्रीन को बड़ा करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, बस इसमें मैंने एक नई चीज ऐड की है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली इफ नॉट एग्जिस्ट इसलिए लिखा जाता है कि ये चेक करता है कि इस नाम से कोई टेबल पहले से तो नहीं बनी है, जैसे हम लोग फाइल हैंडलिंग में पढ़ते थे। तो आप सीधा लिखिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और ये देखिए यहाँ पे नॉट नल यूज किया है, फिर नॉट नल यूज किया है, फिर कंट्री में नॉट नल यूज किया है, लेकिन चेक के साथ कंट्री में इनकी हेल्प से इस तरह से कांस्टेंट लगाया गया। और फिर प्राइमरी की बनाया गया है नीचे की तरफ। देखिए प्राइमरी की पहले हम लोग अक्सर कॉलम के सामने लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे हमें दो कॉलम पे लिखना है। तो प्राइमरी की AUT_ID, होम अंडर सिटी, और इसको मैंने बनाया और ये रन हो गया। अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहूं, आप लोग देख सकते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन देखिए आप लोगों के सामने। हम लोगों ने प्राइमरी की दो कॉलम्स को बनाया है, इसलिए दो के आगे प्राइमरी की लिखा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको रन कराइए, फिर इसमें वैल्यू इंसर्ट करके कराइए। जब आप इसमें वैल्यू इंसर्ट कराएंगे तो कंट्री में जो वैल्यू जाएगी वो केवल यूएसए, यूके और इंडिया में से होनी चाहिए। अगर इसको छोड़ के आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर, कंट्री के ऊपर चेक कांस्टेंट अप्लाई किया गया। इसके ऊपर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, किसी को कुछ पूछना हो? एनी क्वेरी? सर प्राइमरी की कांस्टेंट में तो नॉट नल वैसे भी होगा, तो सर हम पहले से ही क्यों लिख दे रहे हैं नॉट नल? एक्चुअली हमें, जब हमने वो कॉलम क्रिएट किया AUT_ID या AUT या होम_सिटी, तो हमें पहले से तो पता नहीं था कि वो कॉलम प्राइमरी की का पार्टिसिपेट करेगा। एक्चुअली होता क्या है कि एक कॉलम ही जब क्वालिफाई हो जाता है प्राइमरी के लिए तो हम उसके सामने प्राइमरी की लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉलम्स है, तो हमने नॉट नल इसलिए उसके आगे लिख दिया क्योंकि वहां पर जितनी वैल्यूज होंगी, एक तो वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऐसा ना हो कि कोई कॉलम में वैल्यू ना प्रोवाइड हो। और फिर हमें बाद में पता लगा कि ये दोनों कॉलम मिला के भी प्राइमरी की का रोल कर सकते हैं। तो आप यहाँ इस सिचुएशन में आप उसको कर सकते हो। हाँ, अगर आप किसी को डायरेक्टली प्राइमरी की बना रहे हो, मतलब एक कॉलम है और उसे डायरेक्टली प्राइमरी की बना रहे हो, तो वहां नॉट नल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यू प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, वो नॉट नल इनबिल्ड है उसके अंदर। ठीक है समृद्धि? यस सर। हाँ, एक बार इन क्वेरीज को जरूर रन कराइएगा। मैंने आपके सामने इसीलिए इस पूरी क्वेरी को रन करके देख लिया। इसका सिंटेक्स जरूर देखिए, क्योंकि सिंटेक्स में अगर आप एक लाइन भी गलत लिखते हैं, जैसे आपने डिफॉल्ट कांस्टेंट लिखा है, इसमें मैंने अभी शायद डिफॉल्ट रन नहीं कराया, चेक कराया, तो चेक में आप किस तरीके से लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि
आप MySQL की कोडिंग कर रहे हैं, हो सकता है जब आप Oracle पे करें तो इसका लिखने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो। तो MySQL में लिखने का पैटर्न एकदम यही है। आपकी बुक में थोड़ा सा अलग पैटर्न लिखा हुआ है, Oracle का वो प्रॉपरली रन नहीं होता है। जो रन होगा वो फॉर्मेट मैंने आपके सामने एग्जीक्यूट करा के दिखा रखा। नेक्स्ट आते हैं। ऑल्टर टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। हमने ऑल्टर टेबल के कल ये सारे क्वेरीज रन करा लिए थे, ऐड करना, ड्रॉप करना, मॉडिफाई करना। उज्जवल, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उज्जवल, यस सर। अगर मैं किसी कॉलम का नाम चेंज करना चाहता हूं तो मैंने एक कमांड बताई थी इन तीनों के अलावा। इफ आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ अ कॉलम इन अ स्टूडेंट टेबल, फॉर एग्जांपल रोल नंबर को मैं स्टूडेंट रोल नंबर लिखना चाहता हूं, देन व्हाट इज द सिंटेक्स? I want to change the name of a particular column, then कौन सा वर्जन ऑल्टर का यूज होगा? सर कौन बताएगा? मॉडिफाई वाला। मॉडिफाई यूज नहीं होगा, मॉडिफाई से नहीं हो पाएगा वो। कौन बताएगा? सर चेंज से होगा। सर अल्टर टेबल, टेबल नेम सर चेंज, चेंज। चेंज आएगा, चेंज Yes, आएगा। ओल्ड yes, sir. कॉलम नेम, फिर न्यू कॉलम नेम एंड देन डेटा टाइप और साइज। उज्जवल, इतना यस सर। यस सर। उज्जवल इतना लेट क्यों ज्वाइन किए? हाँ उज्जवल, यस सर। चलिए ठीक है, टाइम से अब नेक्स्ट क्लास में रहिएगा, ठीक है? यस सर। हाँ नेक्स्ट, हम लोग ऑर्डर बाय रन करा चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्डर बाय क्लॉज सबसे अंत में रन होगी। ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू sort द टेबल डेटा इन either ascending order or descending order. By default, the data is not inserted into the table in any order unless we have an index. If you want to retrieve the data in a particular order in ascending or descending by column, then आप ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। ये हम लोग रन करके देख चुके हैं, इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। कल हम लोगों ने इसको रन करा लिया था, ऑर्डर बाय क्लॉज को। इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअली 9:45 से आपकी फिजिक्स की क्लास है, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसको रन करा के देख लेते हैं। दीज ऑल आर द एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑल ऑन मल्टीपल वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यूज। अगर आपका कोई कॉलम है और उस कॉलम में आप सारी वैल्यूज का सम करना चाहते हैं, मिनिमम निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं या काउंट करना चाहते हैं, तो डेट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस मल्टीपल वैल्यूज को लेते हैं और एक सिंगल वैल्यू आपके सामने रिटर्न करके देते हैं। इसको बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने प्रोग्रामिंग एडिटर पे रन करा लेते हैं। कल हम लोगों ने जो टेबल बनाई थी, जहां तक मुझे याद है, उसका नाम था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम RAI। स्टूडेंट सर स्टूडेंट स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट, या आपके सामने टेबल दिखाई दे रही है। आप चाहते हैं कि जो आपकी परसेंटेज है उसका आप सम करें, सम करें, एवरेज करें, मिनिमम निकालें, मैक्सिमम निकालें, ये सब निकालना चाहते हैं। तो सिंपल आपको क्वेरी लिखनी होगी, सेलेक्ट, मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं नहीं तो दिखाई नहीं देगा आपको। सेलेक्ट सम, इस कॉलम पे सम अप्लाई करना है, PERC, फिर कॉमा, हमें मिनिमम परसेंटेज चाहिए किसकी है, PERC, हमें मैक्सिमम परसेंटेज चाहिए किसकी है, MAXPERC। हमें ये काउंट करना है कि टोटल परसेंटेज है कितनी, काउंट PERC। मैं सब एक ही में लिख दे रहा हूं, वैसे अलग अलग भी हम लोग रन करा सकते थे। ठीक है, अभी इतना रहने देते हैं, एवरेज अगले वाले में निकालेंगे। फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन। अब लोग ध्यान से देख लीजिए, इन सबका सम जो आएगा वो 257.50,
इसमें जो सबसे मिनिमम परसेंटेज है वो है अमित की 23.50 और मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो है सूरज की 93.50 और ये जो टोटल काउंटिंग में है वो 5 है। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम के ऊपर अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू को। अगर आप मान लीजिए एवरेज निकालना चाहते हैं, किसी एक कॉलम पर आप अप्लाई करना चाहते हैं केवल, तो एवीजी आप उसमें भी लिख सकते थे PERC। आप इसका कोई एलियाज नेम करना चाहते हैं, एवरेज PERC फ्रॉम और स्टूडेंट। देखिए अब हमारा जो एवीजी PERC है वो उसका एलियाज नेम बन गया और उसकी एवरेज परसेंटेज आपके सामने आ गई। तो दीज ऑल आर द एग्रीगेट फंक्शंस। अगर इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? सर हम लोग यहाँ पे एलियास नेम क्यों दिए? एलियाज नेम हम मान लीजिए चाहते हैं कि जो आपके सामने जो टेबल का रिजल्ट निकल के सामने आए उसमें वो पर्टिकुलर नाम यूज हो। आप नहीं भी एलियाज नेम देंगे तो भी चलेगा, केवल आप एवरेज। रुकिए मैं वहीं जाता हूँ एडिटर पे फिर से। कोई जरूरी नहीं है कि आप एलियाज नेम दें, आप मत दीजिए, वो तो मैंने लिख दिया एलियाज नेम आपको बताने के लिए कि आप दे सकते। ये हटा दीजिए, वो केवल वही लिख देगा, केवल एवरेज परसेंटेज लिख के दे देगा आपके सामने। ठीक है निकिता? यस सर। जरा उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उनके साथ हम लोग इसको वर्क करते हैं। सब लोग ध्यान से देखिए, एक एक करके सबसे पूछूंगा, सब लोग ध्यान से देख लीजिए एग्जाम्पल को। अब एक 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 करके नाम लूंगा और एक एक जने से पूछूंगा कि ये कैसे आया। उज्जवल, उज्जवल त्रिपाठी, यस ये जो सर। पहला वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये सम सेलेक्ट सम सैलरी, इसने क्या किया है? सर जितनी भी सैलरी थी सबकी उन सबको जोड़ दिया है। हाँ तो जोड़ के जो हमारा आंसर आया 12,000 वो सामने लिख दिया है। ठीक है। यस सर। सिद्धांत, यस सर। ये मिनिमम और मैक्सिमम क्या कर रहे हैं? सर इसमें सब वो मिनिमम सैलरी निकाल दिया और मैक्सिमम सैलरी की वैल्यू दे दिया है। ठीक है। अंशिता, अंशिता, यस सर। हाँ बेटा, ये काउंट सैलरी में ये 3 क्यों शो किया है? सर यहाँ पे अरे सैलरी में देखिए सिर्फ 3 ही लोग की सैलरी मतलब है, मतलब शो कर रही है और 2 का नल दिया है, तो वो देख, काउंट किया है उससे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम काउंट करेंगे तो जितनी सैलरीज हमारे पास होंगी नल को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम और सम और एवरेज में तो दिक्कत नहीं आती है। जो वैल्यू रहती है उसको निकाल के हम लोग, जैसे आपने जब एवरेज निकाला होगा या आप जब एवरेज निकाल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज में है। देखिए जब हमने काउंट किया सैलरी को तो नल वैल्यू को हटा दिया, केवल 3 लिया। लेकिन जब आप एवरेज सैलरी का निकाल रहे हैं तो इसका सम कितना आया है था? अभी आप लोगों ने सम किया था तो 12,000 आया था। तो हम 12,000 को एवरेज निकालने के लिए नियम से कितने से डिवाइड करना चाहिए था? टोटल वैल्यूज कितनी है? सर 5 से। 5 से। लेकिन हम लोगों ने किया किससे? सर 3 से। 3 से। 3 से इसलिए किया क्योंकि बाकी 2 वैल्यू नल थी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एवरेज वाले में गलती करते हैं। हमें नल वैल्यूज को नहीं मानना है। हम जो जितनी वैल्यूज लेंगे, टेक्निकली जो वैल्यू हमको टेबल से मिलेगी उतनी ही वैल्यू से हम उसको डिवाइड करेंगे। अगर नल है तो उसको हम वहां से
हटा देंगे। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है इंक्लूडिंग द नल वैल्यूज, देन आप इस कमांड को यूज करते हैं, काउंट ब्रैकेट में स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तब ये आपको बता देगा कि टोटल वैल्यूज प्लस नल वैल्यूज करके टोटल वैल्यूज कितनी है। तब इसने आपके आंसर जो है वो 5 मेंशन। तो उम्मीद करते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन से रिलेटेड अब कोई क्वेरी बची नहीं होगी। हम लोगों ने सारे एग्रीगेट फंक्शंस को डिस्कस कर लिया। अगर किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रुप बाय क्लॉज। ये जो हमने अभी आपको एग्रीगेट फंक्शन पढ़ाया है, इसको बताने का मेन जो एम है वो ये है कि इन ग्रुप बाय क्लॉज के साथ उन एग्रीगेट फंक्शंस को हम लोग यूज करें। तो इसको मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों की शायद 9:45 से भी क्लास है। 12th बी की किसकी क्लास है 9:45 से? तो 12th बी की क्लास नहीं है किसी की क्लास नहीं है 12th बी की 9:45 से? सर, अभी तक तो नहीं है सर, कुछ बताया नहीं है लोग। अच्छा,